अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन वालों, आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ जानी, आवाज आ रही है? ओके जी। क्या तिलावत हो जाए जानी, जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमारा जो पहला टॉपिक है रिवीजन का, वो है सर ऑडिट रिपोर्ट। सर आई होप कि आप लोगों ने तैयारी और याद भी किया हुआ होगा, और याद करने के साथ साथ आपने प्रैक्टिस की होगी। पर मुझे जो रिस्क होता है आपके रिलेटेड, वो ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, लिखते नहीं है। तो वो उस रिस्क को हैच करने के आज की क्लास है। पर आज की क्लास को इनिशिएट करने से पहले 20 मिनट रिविजन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सर, हम जब बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट की, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ आइजा 700 के ऊपर। ऐसा ही है, आइजा 700 मुझे बताता है कि ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। ऐसा ही है। और वो कहता है कि भाई बिफोर फॉर्मिंग एन ऑडिट ओपिनियन आप ये देख लें कहीं कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। आपने कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। अच्छा, कंटेंट्स के अंदर आपके पास सबसे पहले टाइटल आता है। हाँ जी, टाइटल के अलावा सर एड्रेस ही आता है। एड्रेस ही के अलावा सर ओपिनियन आता है। सर बेसिस आते हैं। सर टाइटल आ गया, एड्रेस ही आ गया, ओपिनियन आ गया, बेसिस आ गया, फिर आता है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, इफ देयर इज एनी, इफ देयर इज एनी, अदरवाइज नहीं आता। सर फिर हम बात करते हैं लिस्टेड कंपनी के केस में आएगा। अच्छा भाई, ये बात कर लेते हैं हम आगे जाके। ईओएम आएगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर। ऐसा ही है। फिर हमने कहा कि सर आती है अदर इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ, कि जब आपके साथ कोई अदर इंफॉर्मेशन यानी एनुअल रिपोर्ट जारी होती है। मैंने कहा था ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, आप इसमें देख रहे होते हैं कि भाई क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर रिपोर्ट में तो नहीं जो आपकी रिपोर्ट से इनकंसिस्टेंट है, एफएस से इनकंसिस्टेंट है। ये बात हो गई। सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा ही है सर। अच्छा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं, पे आगे बात करते हैं इस पे। हाँ भाई, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर्स। ऐसा ही है। और सर आपके पास आ जाता है अदर मैटर। अच्छा भाई, अगर मैं आगे की बात करूं तो सर कुछ चीजें तो हम अलग से देखते हैं, उसके लिए अलग से आइजाज हैं। पर सर मैं अगर यहां पे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न की बात करूं, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न की बात करूं, तो ये जो मैटर है ये एफएस में डिस्क्लोज होना चाहिए। ये मैटर एफएस में डिस्क्लोज होना चाहिए। हम बताते हैं कि हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है इसकी वजह से। ये मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न के पैरा में हम लिखते हैं। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। एफएस प्रिपेयर करना, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करना, यही थी। अच्छा भाई, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, अब क्योंकि यहाँ पे आ नहीं सकता वो, तो हम सरसरी तौर पे उसको डिस्कस करते हैं।
कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम, फिर हम उसको कुछ बताते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय रीजनेबल एश्योरेंस, फिर मटीरियलिटी बताते हैं, ऐसा ही है। फिर हम उसको ये कहते हैं कि भाई हमारा जो स्कोप ऑफ ऑडिट है वो ये था कि हम इंटरनल कंट्रोल को समझते हैं, हम उसके ऊपर ओपिनियन नहीं देते इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स, प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करते हैं, सारी चीजें आती हैं। पर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैरा में एक एडिशनल चीज आ जाती है कि हम की ऑडिट मैटर देंगे अगर तो लिस्टेड कंपनी है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैरा में क्या आ जाता है, की ऑडिट मैटर देंगे अगर तो वो कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, वो एक एडिशनल चीज आ जाती है। अच्छा भाई, रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर आता है हमारे पास, जिसमें हम कहते हैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली बात आती है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट्स फॉर कंपनी पर्पस हो, ज़कात की डिडक्शन और एफएस एस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हुए हैं, ऐसा ही है, ये सारी बातें होती हैं उसके अंदर। अच्छा जी, फिर मैं जब आगे चलता हूं तो मेरे पास आता है आइजा 701 की ऑडिट मैटर। जब मैं की ऑडिट मैटर की बात करता हूं तो सर वो कहता है ये आएगा लिस्टेड कंपनीज के केस में, ऐसा ही है, लिस्टेड कंपनी के केस में, और या तो मुझे रेगुलेशन या लॉ कह दे, या जो ऑडिटर है डीम्स फिट, इन तीन केसेस में आता है, सही है। लिस्टेड कंपनी के केस में रेगुलेशन या लॉ कह दे, या तो ऑडिटर को खुद लगे कि मुझे देना चाहिए। बहुत सुकून से समझना, जल्दी जल्दी इसको कवर करना है। अच्छा, फिर मैंने ये कहा कि भाई हाउ टू डिटरमाइन कैम। भाई ये वो मैटर्स होते हैं जो सिलेक्ट किए जाते हैं, उन मैटर्स में से जो कम्युनिकेट किए जाते हैं दो चार विद गवर्नेंस को, ऐसा ही है। तो हमने यहां पे लिख दिया फ्रॉम दी मैटर्स कम्युनिकेटेड टू दो शाल विद गवर्नेंस, ऐसा ही है। फिर वो कहता है कि वो मैटर्स हैं जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ करंट पीरियड। मोस्ट सिग्निफिकेंट है, यानी एक तो वो मैटर तो सिग्निफिकेंट ही होते हैं, हम क्या देखेंगे उसमें से भी। अच्छा, फिर वो कहता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट जानने के लिए आपको ये देखना होता है जिस पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन गई हो। सिग्निफिकेंट ऑडिटर क्या गई हो, अच्छा ऑडिटर की अटेंशन सिग्निफिकेंट कब होती है, जब वो हो सिग्निफिकेंट रिस्क, सही है जी, सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन, ऐसा ही है। या तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क हो, या सिग्निफिकेंट इवेंट, या ट्रांजैक्शन हो। हमने कहा कि सर सिग्निफिकेंट रिस्क और ये हो गया भाई जिसमें एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, और जिसमें एस्टिमेट्स और जजमेंट्स हो, ये सारी बातें थी। अच्छा भाई, फिर वो कहता है कि जब आपको की ऑडिट मैटर मिल जाता है तो फिर आप उसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं। आप सबसे पहले की ऑडिट मैटर की हेडिंग डालते हैं, सही है, डिफाइन करते हैं व्हाट इज कैम, ऐसा ही है। प्लीज सुनना इधर, ये आज इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट है की ऑडिट मैटर। मैं हो सकता है अगली क्लास भी लगाऊं, क्योंकि बड़ा एक एरिया ऐसा है जो उसने पूछा नहीं है अब तक यहाँ पे। व्हाट इज कैम हम बताते हैं। अच्छा, अब की हम डेफिनेशन क्या है, की ऑडिट मैटर्स आर दोस मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ करंट पीरियड, सही है। और
एंड दीज आर सिलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू। सही है जी। अच्छा ये आ गया। फिर हम बताते हैं फॉलोइंग आर द की ऑडिट मैटर्स, क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम फिर वो डब्बे की फॉर्म में बनाते हैं। फिर वो बोलते हैं सब हेडिंग बताओ। सब हेडिंग लेट्स से मैंने कहा कि भाई मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट पे देना है, सही है। फिर हम बताते हैं कि भाई एज डिस्क्लोज इन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इन नोट नंबर 12 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, deferred tax asset is considered to be key audit matter because it involves significant judgments and estimate। उसको यूं लिखेंगे disclose in note number 12 of the FS, deferred tax asset amounting to rupees this is considered to be key audit matter because of the significant judgments and estimates involved। क्यों? सुनो, जजमेंट्स कैसे? भाई मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि आज मैं डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड कर रहा हूं कोई 20 मिलियन का, पर ये डेफर्ड टैक्स एसेट मैं 20 मिलियन का तब रिकॉर्ड करूंगा जब आगे जाके मैं इसको क्लेम कर पाऊं। तो मैंने क्या किया होगा, इसकी फ्यूचर की प्रोजेक्शंस ली होंगी कि भाई ये टैक्सेबल प्रॉफिट होगा। टैक्सेबल प्रॉफिट यानी अगर मैं 2022 में हूं तो 2023 का प्रॉफिट लिया होगा, 2024 का लिया होगा और 2025 का लिया होगा। 5 साल की प्रोजेक्शन ली होगी, मैंने देखा होगा क्या ये क्लेम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। क्योंकि जब टैक्स क्रेडिट्स की बात आती है तो उन टैक्स क्रेडिट्स के अंदर मैं ये देखता हूं कि क्या ये मैं क्लेम कर पाया या नहीं कर पाया। तो दिस इज द रीजन जिसपे मैं क्या, देखो एक बात याद रखना, आप बीइंग एन ऑडिटर जब डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है ना, ऑनलाइन वाला तुम भी बताना, जानी जब डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है तो उसके अंदर क्या आती है, डेफर्ड टैक्स इनकम। आपको मसला ये होता है क्या ये सही रिकॉर्ड हो रही है या नहीं होनी चाहिए। अगर फ्यूचर में लेट से मुझे गवर्नमेंट ने टैक्स क्रेडिट दिया और टैक्स क्रेडिट को मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं 4 सालों तक, तो मुझे बताओ मैं इनकम आज तब रिकॉर्ड करूंगा जब मैं 4 सालों में इसको क्लेम कर लूंगा। इफ आई कैन नॉट क्लेम इट विद इन 4 years तो मुझे डेफर्ड टैक्स बुक करना नहीं चाहिए। उतनी एक्सटेंड तक कवर ही नहीं। यानी वो कहता ही है कि डेफर्ड टैक्स एसेट इज ओनली अलाउड टू बी रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स। क्या लिखेंगे हम, deferred tax asset is only allowed to be recognized to the extent of future taxable profit। यानी मैं कह रहा हूं मैं deferred tax asset से बहुत हद तक रख सकता हूं जितना मेरे पास एक्सटेंड हो किसका, फ्यूचर टैक्स। अच्छा फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट सफिशिएंट है ही नहीं अगर, तो क्या मैं रखूंगा या मुझे बुक ही नहीं करना चाहिए। दैट वाज द रीजन कि मैंने कहा ये मेरे लिए कौन सा मैटर है, की ऑडिट मैटर है। तो ये मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दी। फिर हम यहाँ पे बताते हैं रिस्पॉन्सेस, हाउ इट इज एड्रेस। अब बात समझिएगा, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इसके अंदर कि वी हैव ऑब्टेन्ड कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, प्रॉफिट प्रोजेक्शंस फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड चेक्ड reasonableness of the cash flows used in the projections, check subsequent sales appearing in the projections, इंटरेस्ट रेट की रिलायबिलिटी चेक कर लीजिए। तो ये सारी चीजें रीकैलकुलेट, आपने सारे पैरामीटर्स चेक किए और फिर बोलेंगे हमने रीकैलकुलेट किए फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स एंड वी कंसिडर इन्वॉल्विंग आवर ओन एक्सपर्ट, जो वैल्यूएशन का एक्सपर्ट होता है। ये सारे प्रोसीजर्स हम लिखेंगे, क्योंकि उस वक्त तो मैंने ये नहीं करवाया था ना, क्यों, क्योंकि प्रोसीजर्स आपको पता नहीं थे, अब आपको समझ आ रहा है। तो आपने क्या किया, अपने शेयर होल्डर को बता दिया कि भाई ये प्रोसीजर मैंने परफॉर्म किए हैं। और सबसे आखिर में लिखते हैं आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज मैटर्स। हमारा ओपिनियन इसके लिए मॉडिफाइड नहीं है। यहां तक कोई मसला? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ। यानी जब भी की ऑडिट मैटर ड्राफ्ट करने को आएगा तो आपने बताना है व्हाई इट इज अ कैम,
तो आपने उसको लिंक करना है अपनी अंग्रेजी में और बताना है आपने इसके ऊपर काम क्या किया है। भाई बात क्लियर है? अच्छा अब एक और चीज बहुत ही अहम चीज है, बहुत अहम चीज है। क्या ऐसा हो सकता है, तुम लोग बताओगे मुझे, इधर जानी, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे पास मेरा ओपिनियन क्वालिफाइड हो, ऊपर मेरा ओपिनियन क्वालिफाइड हो किसी और मसले की वजह से, लेट्स से डेप्रिसिएशन सही नहीं बुक किया हुआ, तो मेरा ओपिनियन क्या था, क्वालिफाइड था। तो जब मैं अब कैम का पैराग्राफ लिखूंगा ना, तो मैं लिखूंगा इन एडिशन टू द मैटर्स described in basis for qualified opinion paragraph, we considered the following matters to be key audit matters। ये क्यों किया मैंने भाई? वो तो की ऑडिट मैटर है ही, तो इसमें बता रहा हूं कि इन एडिशन उस मैटर्स के अलावा ये की ऑडिट मैटर है। तो अगर ये आपने नहीं किया तो आपका गया सवाल आपसे, ये लाजमी करना है आपने कि इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। बात क्लियर है? अच्छा डिफरेंशिएट क्योंकि हमारा ओपिनियन नहीं मॉडिफाई हुआ, वेरी गुड अरुष, बिल्कुल सही कह रहे हो, यही करना है हमने। भाई बात क्लियर है? पक्का? अच्छा अगर मैंने डिस्क्लेमर दे दिया तो क्या मैं की ऑडिट मैटर दूंगा? नहीं, क्योंकि मैंने कोई काम ही नहीं किया तो मैं कैसे कहूंगा? भाई बोलेगा तो कुछ मिला ही नहीं है, तो ये कैसे कह रहा है ये की ऑडिट मैटर है? तो उस केस के अंदर हम बेटा डिस्क्लेमर का मतलब समझते हो? परवेजिव नेचर की ना, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा ना। सही है, तो ये बात हो गई, क्लैरिटी है इसमें। तो आप उसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में की ऑडिट मैटर नहीं देते। अच्छा जब की ऑडिट मैटर हो ही नहीं, अगर की ऑडिट मैटर हो ही नहीं, पैराग्राफ डाल के बोलते हैं हाँ वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट, वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट। बात क्लियर है? यानी जब हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई की ऑडिट मैटर नहीं है तो हम बोलते हैं वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट, पर हेडिंग आती है। ऐसा है भाई? क्लैरिटी है यहां तक? पक्का? ओके जी। अच्छा अब एक एक्सेप्शन आ सकती है, क्या ऐसा हो सकता है की ऑडिट मैटर हो और मैं की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ ना दूं? एक मिनट एक करके भाई वापस से सुनना, की ऑडिट मैटर हो और मैं की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ ना दूं, प्लीज एक्सप्लेन व्हेन दिस कैन बी द केस। लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है, वेरी गुड। लॉ ने कहा हो कि भाई नहीं देना आपने तो आप मजबूर हैं, आप नहीं देंगे, पहली चीज हो गई। नहीं नहीं नहीं, और ऑडिटर को लगे कि अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, लाइक एग्जांपल, दोनों सही इसने बेहतरीन बताया इसने, एक लॉ वाला, तो फिर भी आप बताया तो ना। इधर एग्जांपल बताओ कि ऑडिटर को लगे कि अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, व्हाट कैन बी द एग्जांपल कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। एक बात सुनो तो मैं समझाता हूं, तुम्हें यूं समझ आएगी गोली, ये बड़ी ऐसी टेक्निकल चीज है अनलेस के प्रैक्टिकली देखो, मैंने ये देखा ही किया। मेरा सुनो, पहली चीज, पहले मुझे भी नहीं पता क्या समझ आती थी ये बात, जब प्रैक्टिकली अप्लाई किया तो गेम समझ आई। भाई हो ये रहा है कि एक क्लाइंट के तुम ऑडिटर हो, वहां पे फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे बताओ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वाकई में नहीं हुआ कि फ्रॉड हुआ है, या भाई नैब ने छापा मारा ना अभी, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने की ऑडिट मैटर ये डाल दिया तो लोगों का जो ट्रस्ट है ना कंपनी से उड़ जाएगा। अच्छा बाद में अगर ये बात तय हो गई कि नहीं था, तो क्या हुआ फिर? तो क्या पब्लिक के इंटरेस्ट में है या नहीं है? नहीं है। बात समझ आई? और इससे ये भी होता दूसरा केस, कोई और भी इन्वॉल्व होगा ना वो भी अवेयर हो जाएगा, जैसे जो 3-4 कंपनीज मिलके फ्रॉड कर रही थी ना, वो अपने अकाउंट सही कर लेंगी, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लेंगी। तो ये तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन मैटर है कि जो आपको सीक्रेट रखना चाहिए, पब्लिकली डिस्क्लोज। यानी वो कहता है, इसमें अंग्रेजी क्या लिखी है पता है, की ऑडिट मैटर के बताने के जो बेनिफिट्स हैं वो उसके जो डीमेरिट्स हैं वो उसको ओवरकम कर रहे हैं, तो इसलिए आप नहीं बताते फिर। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये है कि ऑडिटर को लगे कि अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है। बात क्लियर है भाई? ऑनलाइन वालों बात समझ आ गई? जल्दी बता दो।
देखो खुद सोचो, फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैंने बोला भाई डेफिनेटली मेरे लिए की ऑडिट मैटर है, पर मैं क्यों नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा? तो दूसरा मैं भाई पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है ना, ये हम नहीं बताएंगे तो वो साइड में हो जाएगा। यहाँ तक क्लैरिटी है भाई? पक्का? अच्छा भाई वेरी गुड, हम आगे लेके चलते हैं इसको। हम आ गए फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ पे। दस्ती दस्ती एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में कब देता हूं? जब मुझे लगता है कि ये एफएस में डिस्क्लोज है, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, इट इज फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा एक्सेप्शनल लिटिगेशन होगी तो आ जाएगा, ऐसा ही है। ईयर एंड के बाद कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ, ईयर एंड में कुछ सिग्निफिकेंट हुआ, सब्जेक्ट टू डिस्क्लोज हो। अच्छा अब एक और चीज, इस साल तुम लोग बताओगे, इस साल एक मेजर प्लांट में इंपेयरमेंट आई। इस साल एक मेजर प्लांट में क्या आई? इंपेयरमेंट आई, ऐसा ही है। और ये मैटर एफएस में डिस्क्लोज है। क्या ये एम्फेसिस ऑफ मैटर में आएगा? इस साल मेजर प्लांट में इंपेयरमेंट आई और एफएस में डिस्क्लोज होते हैं सारे पैरामीटर्स, तो क्या ये एम्फेसिस ऑफ मैटर में आएगा? एक शर्त पे आएगा कि ये की ऑडिट मैटर नहीं मानते तुम, क्योंकि देखो फर्क करो, हाँ फंडामेंटल और मोस्ट फंडामेंटल। सिग्निफिकेंट एस्टिमेट में जजमेंट इन्वॉल्व, और लिस्टेड कंपनी है तो कैम में फेंक दोगे। अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो लाजमी यूएम आएगा। मतलब गेम समझ आई? ये बात आपने याद रखनी है। वेरी गुड भाई बच्चों, यही याद रखना है कि सिग्निफिकेंट इवेंट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर एक और चीज आ रही थी हमारे पास कि ईयर एंड के बाद वो डॉल डेटिंग का कॉन्सेप्ट। अब बात समझें, आपको आपके पास से फाइनेंशियल चले गए, सही है, आपने वापस मंगवा ली है, अब वापस से साइन कर रहे हो। नहीं वो समझो बात को, फाइनेंशियल वापस है, आप साइन करते हैं वापस से, तो फिर उसका नोट देते हैं एफएस में कि भाई ये फाइनेंशियल पहले ऑथराइज हो चुके थे, अब हुए थे क्योंकि मसला ये था और ये मसला सही हो चुका है। तो फिर मैं एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ में बताता हूँ कि भाई पहले मैंने ये साइन कर दिए थे, वापस से साइन कर रहा हूँ, तो रेफरेंस ही है उसका। बात समझ आई? कि अकाउंट जब वापस आता है, भाई ये मैंने करवाया था एम्फेसिस मैटर में, कि सब्सिक्वेंट इवेंट पता लगे, आपकी रिपोर्ट वापस साइन हो, ये सारी चीजें। अच्छा भाई इसके अंदर एक और चीज आती है, क्या आप अर्ली अडॉप्शन कर सकते हैं? हाँ, तो अर्ली अडॉप्शन में क्या होता है? वेरी गुड, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है भाई। वेरी गुड। अच्छा पर दिस कैन बी द कैम आल्सो, ये ऑडिट मैटर नहीं करता तो है इसमें आ जाएगा। भाई बात क्लियर है? पक्का? अच्छा जी, एक आखिरी चीज है कि एंगेजमेंट लेटर में भी पढ़ाया मैंने, ये मुझे याद आ गया, ये खतरनाक तरीके से। एंगेजमेंट लेटर में अगर तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेबल नहीं है, अब लॉ कहता है कि करो, तो हम उससे एंगेजमेंट लेटर में एग्री कराते हैं, हम कोई टू एंड फेयर व्यू की वर्डिंग यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, कंप्लाई कर रहा है आपका एमपीए, पर मैं एडिशनल डिस्क्लोजर लगाऊंगा टू अवॉइड दीस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग मिसलीडिंग, और मैं रिपोर्ट में उसको रेफर कर दूंगा। याद नहीं आई? ये इसमें मैंने वहां पे एंगेजमेंट लेटर में भी बोला था, वहां भी दलील किया था, पर यहाँ पे बोला था कि वहां दलील करूंगा। सही है? क्लियर है? ओके, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा एम्फेसिस ऑफ मैटर क्लियर है? यानी एम्फेसिस ऑफ मैटर कब नहीं आता? जब या तो वो कैम हो, या तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या तो उसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो गया, लॉ वाला नहीं सॉरी, उसकी वजह से या तो ओपिनियन मॉडिफाई हो गया, या तो की ऑडिट मैटर, देख लो एक बार जल्दी से, या तो उसकी वजह से जानी ओपिनियन मॉडिफाई हो गया हो तो कैम नहीं, ईओएम नहीं आता, खुद देखो यार। क्लियर है? अच्छा अदर मैटर पे आ जाओ भाई। अदर मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेलेवेंट ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा इसके अंदर वेरी गुड, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दो पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क पे फाइनेंशियल ऑडिट करूं? यस। तो मैं अदर रिपोर्ट में, अदर मैटर में लिखता हूं कि भाई मैंने एक और फाइनेंशियल ऑडिट किए, जर्सी इसको मिला नहीं दी, उसके ऊपर रिपोर्ट अलग है। लास्ट ईयर के ऑडिटर हम
नहीं थे, ये भी हम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऑडिटर की जिम्मेदारी बता रहे हैं। और क्या था भाई, हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई ये किसी और के काम की नहीं है। बात क्लियर है। और स्कोप लिमिटेशन पर मैनेजमेंट हो कि भाई मैनेजमेंट ने अब नहीं, फिर भी हमने ऑडिट किया मजबूरी में, तो हम बताते हैं भाई ऑडिट इसलिए किया है कि लॉ ने बोला था, पर अब हम ये आपको अदर मैटर में बता रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी के लिए है ना, ऑडिट रिपोर्ट के लिए। बात क्लियर है। अच्छा, ये भी हमने साइड में लगा दिया, ईओएम, कैम, बेसिक फंडामेंटल्स। और एक चीज, फिर हम आते हैं ड्राफ्टिंग के ऊपर। फिर लो एंड रेगुलेशन कह रहा है ना, रिपोर्ट दो फिर भी, तो फिर रिपोर्ट डिस्क्लेमर देके, नहीं भाई डिस्क्लेमर में तो कुछ भी नहीं करते ना, डिस्क्लेम कर देंगे ओपिनियन, और फिर अदर मैटर में बता देंगे भाई क्यों हम विड्रॉ नहीं कर पाए थे, खत्म, दैट्स इट। अच्छा जी आगे, इस चीज को भी अगर मैं साइड में लगा दूं यानी, तो बड़ी अहम बात अब शुरू करते हैं, ड्राफ्टिंग। हम जब ड्राफ्टिंग करते हैं ना, तो ड्राफ्टिंग के अंदर सबसे पहले वी नीड टू स्पेसिफाई द इशू, व्हाट इज द एक्चुअल इशू। ये पूरा रिवीजन है तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट का, व्हाट इज द एक्चुअल इशू। अच्छा, इशू के अंदर हम बताते हैं कि लेट से एक डेटर है वो बैंक करप्ट हो गया, फिर हम बताते हैं दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ मिस स्टेटमेंट। याद आ रही है बात, मैंने आपको क्या बताया था, आपने पहले इशू बताना है, डिस्कशन करनी है, फिर आपने बताना है ये आपके लिए मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है, फिर आपने बताना है मटीरियल है या परवेजिव है, फिर आपने बताना ये है कि जनरली मटीरियलिटी इज सेड टू बी 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज अ थंब रूल। फिर हम देखते हैं कि इन दिस सिनेरियो दिस इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल, therefore in this case the auditor can qualify the audit report, modify, यानी qualified opinion देंगे ना, और फिर नीचे बताते हैं कि we will give except for opinion, we will give except for opinion। except for क्यों कह रहा हूं मैं, अबे चलती हूँ, एक्सेप्ट फॉर क्यों कह रहा हूँ, नहीं हम, अबे क्या बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ बाकी सही है ये खराब है। In our opinion, except for the matters described in basis for qualified opinion paragraph, financial statements give true and fair view। और फिर बेसिस फॉर ओपिनियन में बताते हैं कि भाई गलती क्या थी उसमें नोट्स का। अच्छा एक चीज याद रखना, बहुत अहम बात है, लिख लो अपने पास, चाहे ये सवाल आया नहीं है मैं तुम्हें कराऊंगा अलग से, मैं दूसरी क्लास भी लगाऊंगा, सुनो इधर, इस चीज को याद रखना, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में आप इंपैक्ट बताते हैं कि इस गलती की वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट था, इक्विटी पे क्या इंपैक्ट है, और कैश फ्लोस पे क्या इंपैक्ट है। तीन चीजें याद रखना, आपने प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताना होता है, आपने इक्विटी पे इंपैक्ट बताना होता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ये लिखने को आ गया ना ओपिनियन की ड्राफ्टिंग, तो आप मर जाओगे। क्वालिफाइड ओपिनियन के पैराग्राफ के अंदर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में आपने बताना होता है नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या थी, ऐसा ही है, नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट। तो आप उसमें बताएंगे डेप्रिसिएशन बुक नहीं किया, इफ द डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन बुक्ड बाय द कंपनी द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वुड हैव बीन इंक्रीज्ड बाय दिस अमाउंट। ये इंपैक्ट बताना है भाई, क्या अगर वो डेप्रिसिएशन, दोनों वाइस वर्सा कर लो, या तो बुक हुआ या तो नहीं हुआ। अगर लेट से बुक नहीं हुआ तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अबे अगर बुक नहीं हुआ अभी ज्यादा है, सही है, तो ये हो गया। अच्छा फिर आपने क्या बताना होता है, इक्विटी पे इंपैक्ट बताना है और प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताना है। लेट से इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की इक्विटी अकाउंटिंग नहीं की, जबकि पॉलिसी में लिखा हुआ है इक्विटी अकाउंटिंग है, तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, नॉट इन अकॉर्डेंस विद पॉलिसी। याद करो ने सीखा है ना, तो मिस स्टेटमेंट है। तो फिर आप बताते हैं कि इफ दिस अकाउंटिंग वुड हैव बीन डन बाय द मैनेजमेंट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स वुड हैव बीन इंक्रीज्ड बाय this amount, equity would have been increased by this amount, and investment in associate would have been increased by this amount। तो आपने ये प्रॉपर एसेट, इक्विटी और प्रॉफिट, लायबिलिटी होगी तो लायबिलिटी, इक्विटी और प्रॉफिट, इम्पैक्ट बताना है। अब लॉजिकली सुनो ना, एक बंदे को तुम बता रहे हो कि भाई मैं ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहा हूं, तो वजह तो बताओगे ना, और उसका इम्पैक्ट बताओगे, और बताओगे कि वी हैव कंसीडर्ड दिस टू बी मटीरियल। अच्छा अब मुझे तो एक बात बताओ, जब तुम ओपिनियन की मॉडिफिकेशन करोगे, मैंने तुम्हें कहा था रीड करने को, किसी ने ओपिनियन की मॉडिफिकेशन के पैरा पढ़े, रीड करो कोई जिसमें मॉडिफिकेशन आ रही हो, जल्दी से ऑनलाइन वालों आप भी खोल लें बुक, बड़ी अहम है यार ये बातें, अभी पेपर वाला क्रिटिकल है।
ये सिर्फ ड्राफ्टिंग वाली पढ़ लो। हाँ हाँ, इन आवर ओपिनियन, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड। अच्छा एक मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ, मैं पॉसिबल इफेक्ट्स क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि ये जो है स्कोप लिमिटेशन नहीं है, ये मुझे मिस स्टेटमेंट पता है। आगे चलो। Described in the basis for qualified opinion section of the report, financial statement gives true and fair view of financial position of ABC Limited at 31st December 2020 and its financial performance. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब पीएनएल, and its cash flow for the year ended in accordance with IFRS. सही है। अच्छा भैया उसके आगे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, वो आगे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन जानी, we did not observe the counting of the physical. ये तो तुम स्कोप लिमिटेशन पढ़ रहे हो। अच्छा शुरू से लिख रहे हो, शुरू से पढ़ रहे हो। अच्छा ये केस है, इन्वेंटरी नॉट स्टेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट। सही है। लेकिन बेसिस फॉर क्वालिफाइड डिसीजन मैनेजमेंट हैज नॉट स्टेटेड। अच्छा एक में रुकना भाई, ये अभी अनीक पढ़ रहे हैं, पेज नंबर बताओ। 124 पेज नंबर पे अनीक रीड कर रहे हैं कि लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी का मसला था और मैनेजमेंट ने एनआरवी को रिकॉर्ड नहीं किया, ये पढ़ रहे हैं जल्दी से। Management has not stated the inventories at the lower of cost and net realizable value, but has stated them solely at cost, which is a departure from IFRS. Had management stated the inventories at the lower of cost and net realizable value, inventory would have been written down by. ये मैंने बात कही थी अभी कि अगर मैनेजमेंट had the management recorded inventory at lower of cost or NRV, inventory would have been reduced by, impact बता रहे हो, Cost of sales would have been increased by cash amount as income tax, net income and shareholders equity would have been reduced by. बात अमाउंट आई। ये अब देखो बात समझो इस बात को, ये इतनी अहम और बारीक बातें कि तुम्हारी सोच से परे ही है। ये अगर उसने लिखने को दे दिया ना गए तुम लोग, तो ये याद करो मैंने तुम्हें बारीकियां बता दी हैं कि ड्राफ्टिंग ऐसे होती है। आपने इम्पैक्ट बताना है, आपने बताया कि भाई मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ है एनआर किसको कॉस्ट पे किया हुआ है, जबकि करना चाहिए लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। शुरू यहां से किया ना इसने, मैनेजमेंट हैज रिकॉर्डेड इन्वेंट्री एट कॉस्ट इंस्टेड ऑफ लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। बोलो कि हैड द मैनेजमेंट बीन रिकॉर्डेड द इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट इन्वेंट्री वुड हैव बीन रिड्यूस्ड बाय XYZ अमाउंट। वो तुम्हें इम्पैक्ट से सवाल में पता होंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे इम्पैक्ट आता है, जहां जहां इम्पैक्ट आएगा आपने सब बताया है। आगे रीड करो क्या लिखा हुआ है, बस यही। अच्छा आप सुनो, फिर ये हो गया, फिर अब इसमें वही जो मेन पैराग्राफ होते हैं आपके बेसिस फॉर ओपिनियन में, जो जेनरिक पैराग्राफ होते हैं, जेनरिक क्या थे? नहीं नहीं, वो तो ओपिनियन है। वी हैव ऑडिटेड, हाँ सही है जी। अच्छा तो ये बात है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं देखो वो जो मेन पैराग्राफ है वो तो आएंगे, जो मेन पैराग्राफ है ना वी हैव ऑडिटेड, वो मैंने अलग से सिखाया है, ये बात याद रखिएगा। वो बिल्कुल, पर वी हैव ऑडिटेड चेंज हो जाता है जब स्कोप लिमिटेशन हो। डिस्क्लेमर में क्या वर्डिंग होती है? वी वर एंगेज, वेरी गुड। तो देखो ये मैं कह रहा हूं तुम्हारा एक अपनी नॉलेज अपनी जगह है, पर ये आपको एज इट इज दिमाग में फिक्स होना चाहिए। क्योंकि मैं आज जो तुम्हें वैसे ही घर से करने के लिए सवाल दूंगा ना, वो नेक्स्ट लेवल सवाल है, उसमें तुम डीमोटिवेट हो जाओगे, उसमें तुम्हें गलतियां निकालनी है। तो गलतियां तो तुम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हें याद नहीं है। पर अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ तुम्हें करना सवाल लाजमी है पेपर से पहले, क्योंकि उसने कभी भी कैफ लेवल पे ये नहीं पूछा कि रिपोर्ट में आप मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करें। देखो याद रखना, मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले सिनेरियो को समझना। वो तुम्हें बोलेगा कि भाई कंपनी ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, कंपनी ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। वो पता है ओपिनियन के पैराग्राफ शुरू कहां से करेगा? हम क्या करते हैं, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द, है ना? नहीं अबे भाई ओपिनियन के पैराग्राफ में, भाई ओपिनियन के पैराग्राफ में
वी हैव ऑडिटेड अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वो तो मंजन आ गए सारे, सही है। फिर आता है इन आवर ओपिनियन, सही है। वो क्या करेगा, वो इसमें अल्फाज यूज कर लेगा एडवर्स ओपिनियन के। किसके? अच्छा, एडवर्स ओपिनियन में क्या अल्फाज आते हैं? वी विल एंगेज नहीं, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन, तो यहां से शुरू करेगा। तो आपने पता है इसको लिखना कैसे होता है? कुछ चैलेंजिंग वर्ड्स क्या होते हैं, सुनो। आप बोलेंगे कि एरर इन ओपिनियन पैराग्राफ की हेडिंग आएगी, और आप एक एक करके उसमें एरर बताएंगे, नहीं एज इफ कि किसी को बता रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैनेजर बन के सोचो, आपने जूनियर को बता रहे हो कि भाई तूने रिपोर्ट में ये गलतियां की हैं, तो वो जो गलतियां की हैं उसको बताने के लिए तुम बताओगे ना, इस सेक्शन में ये गलती है, इस सेक्शन में ये गलती है, तो आप बोलोगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्या लिखा हुआ उसने? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस मैटर, आप बोलेंगे इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। तो यानी आपने उसको यूं चैलेंज करना है, पर वो सब्जेक्ट टू कब, अच्छा देखो ऐसा भी नहीं, अच्छा ऐसा हो सकता है कि ऊपर बोले कि आपने अपने ओपिनियन को क्वालिफाई नहीं किया, एडवर्स किया है, तो फिर ये बात सही होती, तो फिर इस पे ओपिनियन पे मसला नहीं है, तो हो सकता है कुछ और मसला हो। अच्छा वो कुछ और मसला, बारीकियां बता रहा हूं, कुछ और मसले में बारीकियां क्या है? वो कुछ और मसले में बारीकी ये हो सकती है कि वो जो हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं ना, नहीं वी वर एंगेज नहीं, वी हैव ऑडिटेड accompanying financial statements of ABC Limited for the year ended, खा गया, ईयर एंड नहीं बताया, और ये नहीं बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स टू दी अकाउंट, इसमें से गायब कर देगा। तो भाई ये दिमाग खुला रखना वहां पे, ये वो नंबर होंगे जो तुम्हें गेन करने हैं, और ये बच्चे नहीं करके जाते। बच्चों को से ये बोला जाता है भाई ओपिनियन आकर ठक 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 आंसर, ओ भाई जिस दिन उसने ये पूछ लिया ना, वो दिमाग खराब कर देगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसने चाहिए क्या, रिपोर्टिंग। अल्टीमेटली उसको चाहिए क्या? देखो मेरी नजर में ना, तुमसे तो उसको ये पूछना चाहिए कि भाई सही है, एक मटीरियलिटी एक सवाल उसने पूछ लिया, तो उसको पूछना ये चाहिए कि क्या इसको रिपोर्ट के मन तक पता है, क्योंकि यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू फॉर्म एन ओपिनियन, आप पार्टनर थोड़ी ना। आपके लेवल पे तो ये होना चाहिए रिपोर्ट में गलती क्या है, अल्फाज क्या यूज होने चाहिए, क्योंकि आप तो उस लेवल पे हैं अभी कि आप मैनेजर को देते हैं, बोलो भाई देखो ये रिपोर्ट मैंने बनाई है, क्या मैंने अपने हिसाब से सही बनाई है या नहीं बनाई है, को ओपिनियन को क्वालिफाई करना है, मॉडिफाई करना है, डिस्क्लेमर देना, ये किसका कॉल होती है, पार्टनर की। तो भाई आई थिंक उसका डायरेक्शन इस तरह जाना भी चाहिए, और जा भी रहा है। आप देखें पिछले अध्ययन का पास पेपर उठा के, उसमें रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन ज्यादा है। गोइंग कंसर्न का भी उसने बोला ना कि गोइंग कंसर्न का सवाल है, प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करोगे, तो ये आपके लेवल की चीज है कि भाई आपने प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है, ये बात याद रखिएगा। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? मैंने ओपिनियन के आपको अलग अलग करा दिए हैं, वो मैं सवाल आपको दे दूंगा। अभी हम सवाल करते हैं ओपिनियन रिलेटेड, जो अब तक आप करते हैं, सही है जी। आ जाओ एक प्रश्न कर लेते हैं। सर वैसे अगर ये सारे ये पढ़ ले हम और इसको थोड़ा याद हाँ याद कर लोगे तो गेम ऑन है। यस तो हमें पता होगा बर्थडे इसमें अलग है चीजें। यस तो स्पीड में, हाँ हाँ जानी, तो स्पीड में लिखना है, जैसी तैसी राइडिंग में, बट स्पीड में आपने नहीं किया भाई ये। ये करता है
क्या नहीं, आगे तो जाएगी। हाँ भाई, इसमें कौन सा ओपिनियन? स्कोप लिमिटेशन तो है, बट हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट? आपने इसमें लिखना यह है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हाइड्रा रिफ्यूज टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टैक्ट विद ओआरसी एंड रिफ्यूज परमिशन फॉर योर फर्म to contact ORC to confirm the outstanding balance. This constitutes a scope limitation as we cannot obtain sufficient appropriate audit evidence from alternative procedures as well. यहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन का एक टच है कि जब कंफर्मेशन से नहीं होता तो आप पहले ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करके देखते हैं और वो भी मुझे अलाउ, सही है। दिस कंस्टिट्यूट स्कोप लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट, सही है। एंड द अमाउंट इज मटेरियल to the financial statements. Amount of assets के उससे profit के उससे निकालो। देखो प्रॉफिट का 5% निकालोगे, बिल्कुल पीबीडी का 5%, और आप देखेंगे टोटल एसेट्स का कितना परसेंटेज है, तो दैट मीन्स के परवेजिव नहीं है। सो इन दिस केस द ऑडिटर विल गिव अ क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन। क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन, क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन का मतलब ये होता है कि हम बोलेंगे एक्सेप्ट फॉर द मैटर, बाकी सब चीजें क्या है, सही हैं। अच्छा, आरुष ने लिखा है कि सी ऑफ हाइड्रा रिफ्यूज टू गिव परमिशन टू कंफर्म द बैलेंस ऑफ ओआरसी एंड ऑडिटर इज नॉट एबल टू वेरीफाई दिस बैलेंस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स स्कोप लिमिटेशन। वेरी गुड। एज द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल इज 15% ऑफ पीबीटी considered material and the auditor shall express a qualified opinion and the basis for qualified opinion para explain the reasons for qualification. Perfect answer, बिल्कुल सही। and in basis for qualified opinion para explain the reasons for qualification, यानी explain the nature of misstatement, ये अच्छा word होगा। ये मैंने एक इसकी समरी बना दी है। मॉडिफाई हो जाएगा ओपिनियन, क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन आएगा, लिमिटेशन ऑन स्कोप अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नॉट परवेसिव, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, रीजंस इमीडिएटली आफ्टर द ओपिनियन सेक्शन बताएंगे जो हमने सीखा हुआ है, और रिपोर्ट बाय एक्सेप्शन नॉट एबल टू ऑब्टेन ऑल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द ऑडिट। हाँ सॉरी, बिल्कुल स्कोप लिमिटेशन है तो वो बता देंगे, बिल्कुल सही है। नेचर और स्कोप लिमिटेशन बताएंगे। अच्छा भाई, अब सर मैं आपको दे देता हूँ एक सवाल जो बड़ा बेहतरीन किस्म का है। हाँ, नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट इफ सो कन्फाइंड या मेजर पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा भाई,
अच्छा भाई, इसकी रिक्वायरमेंट देख लें जरा, गेम्स अलग हैं इसमें। ये सिर्फ 12 नंबर इसके नहीं है, क्योंकि इसके दो और पार्ट हैं, तो आप लगा लेंगे 4 नंबर है। 4 और 3 7 नंबर का पहला ये पार्ट है। इधर देख लीजिएगा, क्या ये रहा है इसके अंदर कि इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी बताएं, और जो डेफिशिएंसी है उसके आउटकम बताएं, उसकी रिकमेंडेशन दें इस केस में, और फिर इसी मसले की वजह से क्या वो ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे, ये पूछ रहा है। बेटा आप देखें तो सही, कि रीड किया नहीं है ना आपने। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि वो जब जब इन्वेंट्री आती जाती है तब तब रिकॉर्ड होती है। दोनों का रूच, ए का भी और बी का भी। परपेचुअल होता ही है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री आई, परचेजेस डेबिट की और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट किया, जैसे ही बेची तो परचेजेस क्रेडिट की, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट किया। जबकि पीरियोडिक में ये होता है कि आप ईयर एंड पे आके काउंट करते हैं बैलेंसिंग फिगर सीओजीएस। सिंपल ये याद रखो कि जब पीरियोडिक होता है ना तो सीओजीएस साल में एक बार बुक होती है बस। बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें बता दूं इसमें चीजें क्या क्या हैं जो मैंने रखी हैं। सुनो इधर, इसके अंदर बहुत सुकून से समझना इस बात को। इसके अंदर जो मेन चीज है, वो मेन चीज ये है कि इसके अंदर आईटी सिस्टम के लूप होल्स हैं, यानी इसमें आईटी टेस्टिंग हुई हुई है। तो आपने जो दिमाग लगाना है, कंट्रोल्स प्लस आईटी और फिर ओपिनियन, यानी 3 स्टैंडर्ड्स का मिक्सचर है। जल्दी से करके बताओ मुझे। अगर देखूं मैं तो देखो ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। आईटी किया हुआ हमने, तूने क्यों नहीं किया बे? मैं अगर आपको ये बोलूं कि उसमें कंट्रोल्स थे प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव, सही है जी। और प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव के अलावा इसकी दूसरी काइंड थी जनरल कंट्रोल। नहीं 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 भाई, एप्लीकेशन कंट्रोल्स। नहीं याद ना भाई, वेरी गुड यार। यार जल्दी से, वरना मैं बंद कर दूंगा अभी ये सेशन भाई। फायदा नहीं है, तुम लोगों के लिए करवा रहा हूँ, तैयारी होनी चाहिए तुम्हारी। आप लिख के बताएं मुझे, इफ यू फाइंड एनी डेफिशिएंसी और उसका इम्पैक्ट, जल्दी से, और उस पर उसकी रिकमेंडेशन। ये बहुत आसान है, आप इसको रीड करेंगे आपको समझ आएगा। पेपर है अभी आपका कुछ दिनों में, और आपकी ये हालत है। ये ICW है बिल्कुल। चलो ये सोच लो यार, बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है तुम्हारी तरफ से ही है। नहीं, मैं खाली ये कह रहा हूँ कि तुम लोगों ने खुद ही एक वो होना चाहिए ना कि भाई मैं खुद रीड करके आंसर निकालूं उसका। नहीं नहीं नहीं, तुम तो बात फजूल करते हो ना यार, वरना मैं अपना ऑफिस का टाइम निकाल के यहाँ बैठा हूँ यार। मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि 4 बजे तक भी ऑफिस में लगाना हो, तो यही 4 घंटे जो यहाँ लगाए 5 घंटे, अब वहां ज्यादा देने पड़ेंगे मुझे, वहां की इलाज करने के लिए रोजी। भाई समझने की बात यह है, हमने ये सीखा है कि एंटीवायरस में इसलिए लगाता हूं ताकि कोई हैकिंग नहीं हो सके, और उसमें मैंने बैकअप वगैरह बताए थे आपको। या याद करो कि भाई हम बैकअप बनाते हैं, और बैकअप के लिए हम ये करते हैं कि भाई हमारा टाइमली बेसिस पे बैकअप बनना चाहिए, ताकि हमारे पास, नहीं 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 भाई, एक्सेप्शन रिपोर्ट कहाँ मिला रहा है ये, डेटा स्टोर हो जाए, बैकअप बन जाए। ये हमारे जनरल कंट्रोल्स थे, एप्लीकेशन कंट्रोल्स थे। और हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स करते हैं कि हम इन केस ऑफ करप्ट हो जाए हमारा डेटा तो हम आपके सिस्टम को यूज करेंगे। तो यही तो वो चीजें हैं, जल्दी से इसको देख के करो भाई। इंग्लिश में लिख के बता दो आप भाई।
ये भी तुम्हें बैठ के साथ कह रहा हूँ, कोई नहीं कराता मिक्स करा के सवालात, स्पेशली आईटी रिलेटेड मैं तुम्हें अलग से करवा रहा हूँ। मैं तुम्हें कहा भी था उस वक्त के मैं तुम्हें यहाँ पे आके करवाऊंगा प्रैक्टिस सेशन में मिक्स सवालात। आईटी के सवालात है ही नहीं अवेलेबल, तुमने देखा है। जब आए तो फिर करो उसको। देखो हियर वी हम सिर्फ क्या रहे हैं कि आप मुझे बताओ कि डेफिशिएंसीज क्या हैं और डेफिशिएंसी के इम्पैक्ट क्या हैं, और फिर उसकी रिकमेंडेशन तो वही है ना जो कंट्रोल्स हैं जो हमने सीखे हुए हैं। चलो तुम्हें ये भी बताऊं, जनरल कंट्रोल में सबसे आखिर में था ये। जनरल कंट्रोल्स में था ना कि जब हम एक एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसकी एप्लीकेशन की मेंटेनेंस पे, इंस्टॉलेशन पे कंट्रोल्स होते हैं, फिर उसके चेंज प्रोग्रामिंग पे कंट्रोल्स होते हैं, और फिर आखिर में था कि डेटा मेंटेनेंस पे कंट्रोल, जिसमें बैकअप वगैरह की बातें थी, और वहीं पे एंटीवायरस था। हाँ भाई अली, रूच, इल्मा, क्या हो गया इल्मा तुम्हें आज? कर रहे हो ओके? कंसोल के पास पेपर, सारे सब पास पेपर दिए हैं भाई, सोल्यूशन मैंने सारे सोल्यूशन मैंने क्लास में कराए हैं, पास पेपर सारे कराए हैं। लास्ट अटेम्प्ट का बेटा मैंने क्लास में कराया है। लास्ट अटेम्प्ट जी मैंने कराया है क्लास में। मैं 2015 से कराया, अगर कोई रिमेनिंग है तो आप मुझे दे दें, मैं कर लूंगा। तो बहुत आसान है, अगर पिछले वाले देखोगे तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो पास पेपर का सोल्यूशन है ना, तो जीसीए की साइट से निकाल ले। जीसीए जीसीए की साइट पे पूरे आ रहे होते हैं, लिखना तुम। बिल्कुल ऐसा ही है अली, यही लिखेंगे और क्या लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आपका गलत आएगा। चलो इन्वेंट्री के लिए ये भी है कि भाई आपको ये नहीं पता होगा रीऑर्डर लेवल क्या है। जब डेटा लॉस हो गया तो आप तो फिर जाहिर सी बात है रीऑर्डर लेवल वगैरह सब बिगड़ जाएगा। वो तो पूरी तो गायब हो गई, उसके इम्पैक्ट बताने ना। इन्वेंट्री शीट गायब हो गई, ये तो डेफिशिएंसी हो गई ना। तो यही तो बताना है आपने कि कॉस्ट ऑफ सेल्स मिसस्टेटेड होगी। जीसीए की जानिए एक वेबसाइट है जो लाहौर के किसी बच्चे ने बनाई है, तो उसमें सारे पास पेपर्स होते हैं 2001 से लेके। वो कंपाइल करता था ना जब से लेके अब तक। नहीं वो जब जमा कर करके किसी से, तो उसने एक पूरी फाइल बनाई है, अब वो अपडेट होती रहती है।
Pakistani and criticize. अच्छा देखो यार, ऑडिट को ना स्पेसिफिक एरिया में जाके सोचना होता है। इस बात का ख्याल रखो कि जो उसने चीज पूछी आपने डेफिशिएंसी बतानी है। मैंने तो आपको 10 बार कहा है इल्मा कि जब तक यू वांट ट्राई लिखोगे नहीं फेल हो जाओगे। ये तो मैं तुम लोगों को इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मैं मतलब कसम खा के कह रहा हूँ, सीधे सीधे बोलते हैं भाई ये 2 सवाल हैं, इसके बाद खुद देख लेना। देख लो भाई, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज आउट ऑफ डेट एंड बैकअप डेटा हैज नॉट बीन स्टोर्ड। डेफिशिएंसी तो हमें पता है कि सवाल से उठा के चिपकानी होती है। द आईटी मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर नॉट कवर्ड ड्यूरिंग दी एक्सटेंडेड लीव्स। यानी 2 हमारी यहाँ पे कंट्रोल डेफिशिएंसीज हैं। एक तो जो लीव पे जाए उसकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए और दूसरा एंटीवायरस आउटडेटेड था। आगे लॉस ऑफ डेटा विल रिजल्ट इन एडिशनल कॉस्ट टू रिकवर डेटा। पहला कि भाई ऐसी बात है बहुत खर्चा होगा रिकवर करने में। System may become corrupted and the business may not be able to operate. With no means to recover data to a previous position, there will be a delay in resumption of this results in a negative impact on profit, revenue and cash flows going concern status. यानी भाई जब हमारे पास इन्वेंट्री का डेटा ही नहीं होगा तो इन्वेंट्री का डेटा नहीं होगा तो मुझे नहीं पता कि भाई रीऑर्डर लेवल क्या है। इम्पैक्ट मैंने बताया ना, ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा आपका पूरे बिजनेस के ऊपर, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ना। देखो है ना, सुनो मेरी बात भाई, अगर मेरे पास कंट्रोल क्या होता है कि मेरे पास जो वेयर हाउस में माल पड़ा हुआ मेरे सिस्टम में हो, चेकिंग तो यहाँ से करता हूँ ना मैं। अब सिस्टम ही गायब हो गया तो वहां से चोरी हो सकती है, तो ट्रेस कैसे करोगे कितना था। देखो भाई जब माल आता है ना तो मैं फौरन दस्ती रिकॉर्ड करता हूँ अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में, मैंने आपको सिखाया वो। अब वो सिस्टम ही गायब हो गया तो अब चोरी हो भी गया, मैं काउंट करने जाऊंगा तो काउंट वही होगा ना जो बचा हुआ है। बात समझ आई? तो तभी तो रिकंसिलिएशन होती है इसकी, तभी तो हम इन्वेंट्री काउंट करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे कि हमारी इन्वेंट्री बैलेंस अपने रिकॉर्डेड बैलेंस से मैच हो। जब तुम्हारे पास रिकॉर्डेड बैलेंस ही नहीं है तो मैच किससे करोगे? बात क्लियर है? तो ये इम्पैक्ट है। अच्छा अरुज ने लिखा सॉफ्टवेयर वाज आउट ऑफ डेट, नो मेंटेनेंस वाज कैरीड आउट बाय द अपडेशन रिकमेंडेशन अपडेटेड वर्जन। अच्छा रिकमेंडेशन देखो इन्होंने लिखी है अपडेटेड वर्जन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम शुड बी इनिशिएटेड टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। वेरी गुड। नो बैकअप इज केप्ट एट सेपरेट सिक्योर्ड प्लेस। बैकअप रखना चाहिए बिल्कुल। बैकअप शुड बी केप्ट एट सिक्योर्ड प्लेस एंड सर्विस लेवल एग्रीमेंट शुड बी मेड। वेरी गुड। कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट होने चाहिए आपके कि इन केस ऑफ लॉस ऑफ डेटा हम डायरेक्टली वहां से रिवैम्प कर जाएं ताकि ऑपरेशन डिस्टर्ब ना हो। नो पर्सन वाज ऑथराइज्ड टू लुक आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ आईटी मैनेजर। वेरी गुड यार। रिकमेंडेशन ऑफ पर्सन शुड बी ऑथराइज्ड टू लुक आफ्टर द ऑपरेशन। यानी देखो बेहतरीन तरीके से उन्होंने 3 डेफिशिएंसीज बताई और 3 डेफिशिएंसी की रिकमेंडेशन बताई। आपने अरूज से एक काम नहीं किया, इम्पैक्ट नहीं बताया, आपने डेफिशिएंसी बता दी। यानी दैट मींस कि जो लैकिंग है आपके आंसर में सिर्फ क्या है? इम्पैक्ट की। और इम्पैक्ट आपको बताना लाजमी है क्योंकि एक डेफिशिएंसी इम्पैक्ट के बगैर वो डेफिशिएंसी नहीं दिखती। पर नहीं, इसमें रिकमेंडेशन अपोजिट नहीं है, आपको कुछ चीजें लिखनी है। हाँ बिल्कुल। कोई कंसर्न ऐसे ना कि इन्वेंट्री का बैलेंस ही गायब हो गया और आपकी कोई ऐसी इन्वेंट्री है तो फिर कैसे ऑपरेट करोगे आप? हाँ भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है कि अब जब अगर मैनेज ही नहीं कर पाओगे, भाई आप बोलोगे ना कि मैं अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है मेरा, मैं कस्टमर को बेचूंगा हिसाब किताब कैसे रखूंगा, तो मेरा ऑपरेशन तो डिस्टर्ब हो गए। बोला हो सकता है इम्पैक्ट्स। हाँ तो है ना, वो तो बोला ना हमने, बोला तो सही हमने। सेग्रीगेशन गलत बेटा, सेग्रीगेशन अबे नहीं भाई, रिप्लेसमेंट होती है कि उसके अगेंस्ट में या तो उसी का जूनियर कोई काम करे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजाइन होती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरी टीम में कोई छुट्टी मांग के जाता है मुझसे तो मैं फिर उसको बोलता हूँ भाई अपना काम इसको हैंड ओवर कर ताकि दूसरा बंदा उसको कंटिन्यू करे। भाई बात क्लियर है?
अच्छा भाई, अब इसके ऑडिट रिपोर्ट के इम्पैक्ट इफ यू कैन आइडेंटिफाई, मैं फिर बता दूं, देखो ये प्रैक्टिस नहीं करोगे मर जाएगा पेपर में। करो ऑडिट रिपोर्ट का इम्पैक्ट। वो बोल रहा है कि मॉडिफाई तो करोगे, शेयर विद द रीजंस। सही है, प्लीज जल्दी से। फिर तो परवेज हो जाएगा। बट इसमें तो नहीं दिख रही, उसका तो मैं 11% पीबीडी का 11%। तो क्या हुआ, पीवीडी का ना, बैलेंस शीट का थोड़ी ना। पर ये मेरी स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है, सोच लो। हाँ जी, ऑनलाइन वालों बताओ, स्कोप लिमिटेशन है, मेरी स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है। ओके, वेरी गुड। भाई रिक्वेस्ट है आपसे, रोज 10-15 सवाल लिखो ऑडिट के। ये नहीं करोगे, मैं देखो अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ ना, देखो तुम इसको लाइट ले लो बात को या जो भी समझो, मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करवाता रहा हूँ, ये भी करवा रहा हूँ, एडिशनल आईटी के सवाल नहीं है फिर भी करवा रहा हूँ। तुम देख लो, तुम्हारे पास है, तुम्हारी चॉइस है। पेपर में लटक जाओगे क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी मुझे दिख नहीं रही है। मैं तभी अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, सवाल पे सवाल करो, सॉल्व करते रहो सॉल्यूशंस। क्वेश्चन देखो सॉल्व करो, क्वेश्चन देखो सॉल्व करो, एक ऐसा टाइम देखो जिसमें आप रिकॉल करें चीजें। कोई भी टीचर आपको ये कह देना कि आप प्रैक्टिस के बगैर पास होगे, ये बेवकूफी है। प्रैक्टिस आपने करनी है। एटलीस्ट 10 तो करो, 15 भी नहीं, 10 तो करने हैं। अबे लिखने में देखो, तुम मुझे एक बात बताओ, चलो तुम जो ये बातें करते हो ना कि इतनी देर लगेगी, ओ भाई अभी एक रिपोर्ट का सवाल करने में तुमने रिपोर्ट का सवाल देखा, गंदी संडी राइटिंग में तुमने लिख लिया, 5-10 मिनट लगेंगे यार। लिटरली तुम्हें जब 5-10 मिनट लगेंगे भाई सवाल लिखने में, एक सवाल हो गया पर क्वेश्चन। इफ यू आर स्पेंडिंग 10 मिनट्स, तो अगर 10 सवाल करने हैं कितने हो गए, 100 मिनट। एक 1.5 घंटे में, एक 1.5 घंटे में आप खुद देखो, 1.5 घंटे में 10 सवाल, स्टैंडर्ड भी रिवाइज हो रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो रही है। बच्चे की सबसे बड़ी बेवकूफी तो ये है कि खाली जनरल घुमा रहा है बेवकूफों की तरह। ओ भाई ये 1.5 घंटे में सवाल कर ले 10, तू तेरा रिवीजन भी हो जाएगा। फिर जब लगे कुछ भूल रहे हो तो बात जनरल घुमाओ, फिर याद करो उसको। यही तो तुम लोग नहीं समझते हो, 10 सवाल भाई क्या हो गया भाई, 10 मिनट लग रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर। इस थॉट प्रोसेस के साथ करो, अभी भी टाइम है। नहीं, फेल हो जाओगे। हाँ 3-4 सवाल नहीं ना भाई, इंटरनल कंट्रोल के लेंदी सवाल है ना, तो लेंदी सवाल मेरे हैं। एग्जाम में क्या चिल्लर पूछा, उस एग्जाम में पूछा क्या उसने आज तक? यही तो कह रहा हूँ। तो जब मेरा सवाल किया तुमने तुमने ठक 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 वीकनेस लिखी, उसकी रिकमेंडेशन के लिए टीओसी। देखो जिस दिन तुम इंटरनल कंट्रोल का लेंदी सवाल कर रहे हो ना, तो फिर अपनी असेसमेंट करो ना कि भाई 10 सवाल नहीं, उस दिन मैंने 6-7-5 कर लिए। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ना, रिपोर्ट के सवाल में कौन सी देर लगती है भाई, ऑडिट प्रोसीजर्स में कौन सी देर लगती है, रिस्क के सवाल में कौन सी देर लगती है। आप करके खत्म करो, मैं आपको कौन कह रहा सजा के लिखो, आपकी अपनी प्रैक्टिस है, पेपर में तमीज से लिखना। सजेस्टेड डेफिशिएंसीज बेटा अलग नहीं हो सकती, ये तो बात पत्थर पे लकीर है। अल्फाज का जो चुनाव है वो अलग हो सकता है,
डेफिशिएंसी अलग नहीं हो सकती, जो उसने थर्ड प्रोसेस लगाया वही तुमने लगाया भाई। तो तुम ज्यादा बता सकते हो, उससे कम नहीं बता सकते। हाँ तो खत्म हो गई बात, उसके नंबर तो मिलेंगे ये। अच्छा भाई, अब अरूज ने ये लिखा है, as the value of inventory is 11% of PBT and the auditor is not able to obtain sufficient appropriate regarding the inventory balance, so alternative procedure, this will constitute a scope limitation of material nature. Very good yaar. Therefore the auditor shall qualify his opinion and give reasons and basis for qualified opinion and report on other regulatory matters that the, very good yaar, proper books of accounts तुम लोग भूल गए होगे। Proper books of accounts have not been kept by the company other. Very good, perfect. ये जगह भूल जाते हो ना, ये यही होता है जब लिखते नहीं है। देखो मैं यार, मैं तुम्हें नहीं पता यार, इससे भी पूछ भाई, तेरे को बताया था कल कितने बजे जा रहा था मैं घर से। भाई मुझे पता है कि मेरी लिमिटेशंस क्या है ऑफिस की, मैं तुम लोगों के लिए टाइम निकाल के करवा रहा हूँ, कोई नहीं करवाता, नॉर्मल नहीं कराता कोई। खुदा के वास्ते इससे बेनिफिट ले लो यार, तुम्हें जो कह रहा हूँ बीइंग उस्ताद कह रहा हूँ ना, पास करो उसको यार, जान छुड़ाओ उससे। सीए फाइनल में इससे खतरनाक बलाएं बैठी हुई हैं, तो इससे जान छुड़ाओगे तो आगे जाओगे ना। अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि सर हम करेंगे, पता नहीं तू कब से ही कह रहे हो करेंगे, करेंगे तो दे नहीं दे सवाल, आप करो बस ये। अच्छा मैं इसको जल्दी से दिखा रहा हूँ ताकि भाई दूसरी चीज पे चले ना, मैं जल्दी से तुम्हें इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं सैडनेस लिमिटेड पे, राइट। अच्छा भाई देख लो, ऑडिट रिपोर्ट एंड ओपिनियन शुड बी मॉडिफाइड ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence. The estimated value of inventory, very good, जैसे कुछ आपने लिखा 11% material है, the issue is not pervasive as is isolated to the inventory balance. इसने और बयान कर दिया, बयान नहीं भी करते तो कोई मसले वाली बात नहीं है। The opinion will be qualified as an explanation provided in basis for qualified opinion, ये लाजमी लिखना है कि explanation हमें देनी है। Did not receive all necessary information and explanation that the adequate accounting records were not maintained. ये लिखा है ना हमने, एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये रिपोर्ट एंड अदर रेगुलेटरी मैटर्स में भी आएगा, क्लियर है। अच्छा भाई सर, इसके बाद हम आ गए सर अगले, उसके ऊपर ये आ रहा है भाई, राफे तेरे नाम पे सवाल बना हुआ है। चल Your firm is the external auditor of XYZ Limited. The financial statements include a note. Please carefully read karna. The FS include a note relating to a significant uncertainty over a going concern. Significant uncertainty. The uncertainty has risen because of a major customer has threatened to terminate its contract. I think है ये material uncertainty. Going concern का मतलब ना, significant customer आपका major customer जा रहा हो, due to Gusties failing to comply with the service level required by the contract, यानी हम service level agreements को comply नहीं कर रहे। Contracted services level are not regularly monitored by Gusties. Your firm has concluded that the note included in the FS is appropriate and adequate. यानी वो कह रहा है कि भाई आपके पास जो FS में नोट है ना, वो परफेक्ट है, नोट में कोई मसला नहीं है। तो अगर चुपचाप अगर आपको कोई लगता है कि कंट्रोल डेफिशिएंसी है तो आप मुझे बयान करें और फिर उसकी रिकमेंडेशन दें, मैं आराम से तुम लोग उसको टैप कर सकते हो जल्दी। बस चुपचाप लिख के बता दो कि डेफिशिएंसी है, और मैं तुम्हें अगर हिंट दूं या खुद सोचोगे, बस जल्दी करो कि कहां डेफिशिएंसी होगी, किस साइकिल में, कौन से एरिया में। चलो इतना बता दूं, ये आईटी रिलेटेड नहीं है। अबे यार क्या भंड मार रहा है। अबे कॉन्ट्रैक्टेड सर्विस लेवल्स जो है ना, हम जो
हमारी जो सर्विस लेवल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टर ने मांगे थे हम उसको मॉनिटर नहीं करते। क्वालिटी कंट्रोल का मसला है यहाँ पे। पहले ये देखो ये बिजनेस किस चीज का कर रहा था, ये जो है ना ये कि ये इंडिपेंडेंट सिचुएशंस हैं। तो अब ये जो चीज बता रहा है ना मुझे कि कॉन्ट्रैक्टेड सर्विस लेवल्स, तो दैट मींस कि सर्विस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है दूसरा क्लाइंट है, ये कोई और क्लाइंट है और ये कहाँ ऑपरेट कर रहा है, सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर। भाई सर्विस दे रहे हैं ना हम, यानी हो सकता है कि भाई हम कोई फ्यूमिगेशन सर्विसेज दे रहे हो ये लोग, और वो कह रहा है कि भाई आप कट लो क्योंकि आपकी सर्विसेज सही नहीं है। तो इसके लिए जैसे हम अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हम क्या करते हैं, काशिफ कहा है पर कितने बजे, मेरी खाली रोटी लिया ना, खाना घर से लाया हूं मैं, सही है, पर दस्ती उसको बोल भाई अभी खा के लाया आकाश। नहीं नहीं मैं तो लाया हूं ना घर से, हाँ उसके लिए लिया, मैं कढ़ाई लाया हूँ, आ जाओ। अच्छा भाई जल्दी से फौरन। रिक्वायरमेंट वही कंट्रोल डेफिशिएंसीज और रिकमेंडेशन। डेफिशिएंसी का इम्पैक्ट तो सलंग सीधा है, इसमें तो गोइंग कंसर्न का भी मसला है, खुद ही ने भी इम्पैक्ट बता दिया है, मेजर कस्टमर दिस विल हैव अ गोइंग कंसर्न इशू एज वेल। और तो रिपोर्ट तो अलग है ना, पहले तो आप कंट्रोल डेफिशिएंसीज बताएं, डेफिशिएंसी क्या है। कंट्रोल डेफिशिएंसी सवाल में ही गिवन है कि कॉन्ट्रैक्टेड सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स आर नॉट रेगुलरली मॉनिटर्ड, तो भाई इसके रिकमेंडेशन क्या होगी। चलो एक तो ये हो गया रिकमेंडेशन के रेगुलरली मॉनिटर्ड बाय XYZ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सही है, प्लीज सुनना। इसकी जगह मैं होता मैं ये कहता कि भाई जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, सुनो इधर पहले लिखना बंद, रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के बाद आपको एक कार्ड दिया जाता है कि सर्विस कैसी थी, तो आप फीडबैक फॉर्म्स भरवाएं अपने क्लाइंट से इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द सर्विसेज आर अप टू द मार्क। ये देखो ये जेनरिक चीजें हैं, या आप रिकमेंडेशन दे दें कि भाई आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, आप जो सर्विस आप जो कॉन्ट्रैक्टर मांग रहा है उसके हिसाब से दे, तो उसका हल क्या है भाई। नॉर्मल जो दुनिया में चल रहा है वो हल है कि भाई आप सामने वाले से कांटेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई ये चेकलिस्ट भर के दें कि हमारी सर्विस कैसी थी, ताकि वो टाइमली बेसिस पे क्या होती रहे, रिजॉल्व होती रहे। अच्छा एक सवाल का जवाब आ गया है, कॉन्ट्रैक्टेड सर्विसेज लेवल आर नॉट मॉनिटर्ड, दिस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ एग्रीमेंट्स एंड डैमेज ऑफ गुडविल। वेरी गुड, वही बात है, फॉलोअप को और एलैबोरेट करोगे, ऐसा ही है। रिकमेंडेशन, देयर शुड बी सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर मेजरिंग दैट रिक्वायरमेंट आर मेट एज पर एग्रीमेंट। चलो आपने तो ओवरऑल एक जनरल लिख दिया कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए इसके लिए, मॉनिटरिंग के लिए, पर इसके अंदर हम जो मेन बातें लिखेंगे वो ये है ना यार कि एक सर्विस क्वालिटी डिपार्टमेंट होना चाहिए जो फॉलो अप्स करेगा, ऐसा ही है। हम मंथली, बाय एनुअली, और हम कह सकते हैं कि भाई वीकली एक फॉर्म भरवाएंगे क्लाइंट से, फीडबैक फॉर्म लेंगे टू इंश्योर दैट द क्वालिटीज आर अप टू द मार्क। ये सारी रिकमेंडेशंस हैं। नहीं एक्सेप्शन रिपोर्ट तो हमारे सिस्टम की होती है ना जानी, सामने वाला क्लाइंट कैसे बताएगा तुम्हें। अबे हर कंट्रोल थोड़ी ना घुसेरना होता है हर जगह पे। एक्सेप्शन रिपोर्ट तो मैंने कोई इनपुट किया, गलत इनपुट कर दिया, वो रिपोर्ट जनरेट हो गई, वो मेरे पार्ट पे। वो कैसे, वो उसको अगर एक बंदा स्वीपर बाथरूम साफ नहीं कर रहा तो एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या आएगी उसमें। ये तो है, इस बात को समझो, दो अलग चीजें हैं। अच्छा अगर मैं इसकी कंट्रोल डेफिशिएंसी पे देखूं, इफेक्ट तो लिखना है ना, देखो breaches of service level required by the contract are more likely to occur. Employees cannot focus on meeting the service level required if they do not know which contracts are at risk of breach. Loss of customer goodwill may result in termination of contract, जो उन्होंने भी लिखा हो, तुम लोगों ने भी बताया, सही है। Financial penalties or customer refusing to pay. Customer may sue company. This would result in a negative impact on revenue, profit, cash flow और going concern status. सिंपल, अगर आपने सिंपल जबान में भी लिखा तो तब भी आपको नंबर पूरे मिलते हैं, क्योंकि ये डिटेल्ड सजेस्टेड आंसर होता है।
आपने आइडिया कन्वे करना होता है, मैं फिर बता चुका हूं पहले भी। आगे रिकमेंडेशंस, regular review of service levels should be performed by the collecting data on performance against service level required by the contract, जो मैंने बात कही। performance against service level should be regularly reported to senior management, जो कि उसको रिव्यू करेगी। रेगुलर मीटिंग शुड बी हेल्ड विद द की कस्टमर्स, यानी भाई मैंने आपको बताया कि रेगुलर मीटिंग्स करें, उससे कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे, तो ये सारी चीजें आप करेंगे तो उससे क्वालिटी इंश्योर होगी। अच्छा, इसका रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट है? वेरी गुड। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग का पैराग्राफ आएगा, उसमें हम रेफर करेंगे नोट्स टू दी एफएस को, इसलिए लिखेंगे कि इसकी वजह से हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। पक्की बात है? पक्का? चलें जी, ये हमने ये कह दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। रिपोर्ट के इम्पैक्ट के अंदर हमने कहा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा, जिसमें हम नोट को रेफर करेंगे, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताएंगे, या प्लीज ये भी याद रख लेना मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा कैसे ड्राफ्ट होता है, ये भी याद करना है तुम लोगों ने। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। बात क्लियर है जी? आगे हमने कहा सर इसका तीसरा केस, हाँ हम बताएंगे डिस्क्लोज इन नोट नंबर XYZ of the financial statements which describes the material uncertainty in detail regarding टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी आपने पता है क्या करना है, पूरा एक केस बनाना है। आपने बोला कि भाई इस नोट नंबर में जो कि डिटेल में बता रहा है, क्या बता रहा है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में रिलेटिंग टू अ मेजर कस्टमर। पता कैसे चलेगी कि मतलब वो सर्विस लेवल वो नहीं कर रहा है, मतलब मेंटेन नहीं कर रहा। अबे तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि भाई आप लोगों को मुझे पोर्टल की सर्विसेज देनी है, ये जो जैसे ARTD की बात कर लेते हैं, अब पोर्टल हैंग हुए जा रहा है, बच्चों के लेक्चर नहीं चल रहे, तो ये क्या है, सर्विस लेवल के हिसाब से नहीं है ना। तो ये डिपेंड करता है कि सर्विस किस नेचर की, ऑब्जर्व ही करते हैं ना इसको। और ये हमारा काम नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है, हम तो सिर्फ उसको रिकमेंड ही कर रहे हैं। तो हम देखते हैं ना, फिर वो हम जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स देखते हैं उसमें डिस्कशन हुई भी होती है, और मेजर कस्टमर के लिए लास्ट में डिस्कशन हुई होगी। अच्छा भाई, पहले ये रीड कर लो भाई। योर फर्म हैज बीन एंगेज्ड टू परफॉर्म एन इंडिपेंडेंट रिव्यू एंड टू रिपोर्ट ऑन द एफएस ऑफ Raif for the year ended 30 June. Raif is not required to have an external audit under the Companies Act. ये क्या उनका कोई Companies Act है 2017 है ये, but Raif Bank has requested the review. अच्छा अब देखो, ये जो ऑडिट करवा रहा है ये कोई रेगुलेटरी ऑडिट नहीं है। Your firm identified payments made in July totaling 120 which is related to the goods received in May 2016। अच्छा भाई, गुड्स रिसीव हुए थे, पेमेंट बाद में हुई है। इनवॉइसेस रिलेटिंग टू दीज गुड्स वर पोस्टेड टू पेएबल लेजर इन जुलाई 2016, यानी ईयर एंड के बाद। देखो गुड्स रिसीव कब हुए थे, गुड्स रिसीव कब हुए थे, ईयर एंड से पहले। पेमेंट कब हुई और पेएबल भी रिकॉर्ड कब हुआ, ईयर एंड के बाद। वापस से रीड कर लो जरा इस चीज को, बात क्लियर है? वेरी गुड। यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड ईयर एंड से पहले ट्रांसफर हो चुका था, तो पेएबल रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। तो क्या ये कट ऑफ का मसला है, क्या ये मिस स्टेटमेंट है? वेरी गुड। अच्छा जी आगे, Raif does not reconcile supplier statement and did not identify the invoices until after the year end. देखो अगर वो कह रहा है सप्लायर स्टेटमेंट का, मुझे लगता है कोई कंट्रोल था। सप्लायर स्टेटमेंट हमें जो बेचता है, अब उसको हम क्यों साइन करेंगे पागल, हम मैच करेंगे सही, जो कि हम नहीं करते, जिसकी वजह से ये मसला आ गया। रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। अच्छा जी, द डायरेक्टर्स ऑफ Raif have refused to include an accrual in the financial statement in respect of these invoices. मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है?
मिस स्टेटमेंट है, पक्की बात है। तो अब देखो क्या मटेरियल है या नहीं है? मटेरियल है। अच्छा पहले वैसे ही ऐसी फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन ये बताओ क्या कोई कंट्रोल वीकनेस है? Supplier statements are not regularly reconciled to the general ledger in order to ensure that the proper purchases and payables have been recorded. ये हो गई आपकी डेफिशिएंसी। जल्दी से सोच के बताओ इसका इम्पैक्ट क्या है? अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेबल्स, ओवर स्टेटमेंट ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, अंडर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऐसा ही है। डिस्प्यूट्स विद सप्लायर, सोचो डिस्प्यूट होंगे ना। मुझे एक बात बताओ डिस्प्यूट कैसे हो गया? बिल्कुल, तो वो भाई डिस्प्यूट्स होंगे इससे, और ऐसी बात है इट में एंड अप कि भाई हमारे पास जो सप्लायर रिलेशनशिप वो डैमेज होंगे। बेटा रिकॉर्ड नहीं किया ना, इन्वेंट्री डेबिट और पेबल क्रेडिट नहीं किया ना मैंने, सही है? तो ये इम्पैक्ट है इसके। तो अगर मैं जरा इस पे अदर मैटर क्यों आएगा? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड है ना। वेरी गुड, यानी हम कह रहे हैं कि बैंक के लिए हमने किया ही है। अच्छा भाई तो देख लो जल्दी से सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन आर नॉट परफॉर्म, ये तो सीधी डेफिशिएंसी है। पेमेंट्स में बी लेट और मिस रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट्स। बेहतरीन चीज कि जब हम रिकॉर्ड ही नहीं करते तो पे भी लेट किया तो जो हमें अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट्स होते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। ये वन ऑफ इम्पैक्ट हो सकता है ना, तो हमने वो बताया। अच्छा, अ लॉस ऑफ सप्लायर गुडविल को रिजल्ट इन रईफ अकाउंटिंग बीइंग पुट ऑन होल्ड बाय द सप्लायर, यानी सप्लायर बोलेगा अब तुम्हें माल नहीं बेचेंगे। दिस में मीन रईफ इज अनेबल टू ऑपरेट ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई और स्टॉक आउट्स। अगर ये मेजर सप्लायर हुआ ना बेटा तो आप स्टॉक आउट हो जाएंगे, आपको माल नहीं मिलेगा, तो आपकी जो ये सप्लाई चेन है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब हो जाएगी तो आप बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ये ओवरऑल आपने डेफिशिएंसीज बता दी हैं। आगे, अच्छा भाई, द सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन शुड बी परफॉर्म ऑन अ रेगुलर बेसिस बाय द इंडिविजुअल नॉट रिस्पांसिबल फॉर रिकॉर्डिंग। क्या ये नॉट रिस्पांसिबल फॉर रिकॉर्डिंग सही लिखा हुआ है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, purchase payments and any discrepancies identified should be investigated and resolved. Senior management should review and sign off the reconciliations. देखो वही रिकमेंडेशन जो हमने कंट्रोल्स में सीखी हुई हैं, पर अब ये किसी साइकिल के साथ नहीं आ रहा है, एक केस सिनेरियो के साथ आ रहा है। बिल्कुल, तो आपने ये अपने भेजे में क्लैरिटी रखनी है इसमें। अच्छा, अगर मैं इसकी रिपोर्ट की बात करूं जानी, वेरी गुड यार अनीक। अच्छा, your firm should issue a modified report with a modified conclusion due to a material misstatement. The exclusion of payment amounts to 171% of profit before tax and is therefore material. Adjustment for the misstatement would turn the profit into a loss. सही कह रहा है? कैसे भाई? देखो अगर मैं ये क्वालिटेटिवली ना, अच्छा भाई, if the matter is considered material and pervasive, an adverse conclusion should be issued. If the matter is not considered pervasive, qualified conclusion should be issued. In either case, an explanation should be provided in the basis for a qualified conclusion section. ऐसा ही है। अच्छा भाई, और जैसे अनीक ने कहा कि ये स्पेशल पर्पस ऑडिट है, तो द ऑडिटर में थिंक टू रिस्ट्रिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ऑडिट रिपोर्ट, तो वो कहाँ बता देंगे? तो उसमें मे के साथ आपने लिखना है, क्योंकि अगर हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो नहीं, रिव्यू नहीं ना, ऑडिट करा रहा है ना बैंक, तो रेगुलेटर ने नहीं कहा मुझे, पर वो फिर भी ऑडिट करवा रहा है एज अ गुड गेस्चर, तो सही है, बैंक की वजह से करवा रहा है वो, तो हम रिस्ट्रिक्शन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। क्लियर है? और क्योंकि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से बहुत ऊपर है, तो वही कह रहा है कि अगर आपको परवेजिव लगता है तो फिर आप इसके ऊपर क्या कर देंगे? दोनों है, सही है, तो हमने दोनों बातें बता दी हैं। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, यहाँ तक क्लैरिटी है? अच्छा, मैं तुम्हें ना ये पूरी फाइल अभी भेज रहा हूँ, एटलीस्ट इस
हाँ ये अभी तो खत्म कर रहा हूँ ये, पर एटलीस्ट आप ऑडिट रिपोर्ट के सारे सवालात करके साइड में करेंगे जो आज दे रहा हूँ। सही है, इसके अंदर इंटरनल कंट्रोल भी है, तो ये साथ साथ आएगा ना। हाँ चलो मिलते हैं।